नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी प्रयागराज में कैसे माफियाओं के घर पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है, दहाड़ रहा है। बुलडोजर एक्शन की बात होगी। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद आज अदालत लगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए, बात उसकी भी करेंगे। बात सुप्रीम कोर्ट की भी होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे से संबंधित मामले में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। और आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में सीएम धामी ने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों संग बैठक की। और आखिर में बात होगी झारखंड की, जहां पर विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। पहली खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व विधायक राजूपाल के गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनरों की हत्या के बाद यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। इसके साथ ही सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान को बुलडोजर सही साबित करते हुए नजर आ रहा है। कल प्रयागराज में अतीक के करीबी बताए जा रहे सफदर अली का 2 मंजिला मकान ढहाया गया था। वहीं आज इस मामले में अतीक अहमद के करीबी मास्कुद्दीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बता दें कि मास्कुद्दीन को अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जाता है। प्रयागराज में लगातार इस चौथे दिन एक्शन और मास्कुद्दीन के घरे बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव हमारे से जुड़ गए हैं शोएब रिजवी। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और अतीक अहमद का फाइनेंसर मास्कुद्दीन, इसका बुलडोजर एक्शन हो रहा है। फिलहाल क्या खबर, क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि पीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, आज तीसरी कार्रवाई है। ये माशूक का मकान बताया जा रहा है। हालांकि शायद उनके बहू के नाम पर ये मकान दर्ज है। जिस तरह से पीडीए ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और उनके मकान को चिन्हित किया, उसी कड़ी में सबसे पहले जहां जफर का मकान, जहां शाइस्ता परवीन रह रही थी, अतीक अहमद की पत्नी है, उसको गिराया गया था। उसके बाद कल सफदर अली का मकान गिराया गया। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि अतीक के करीबी हैं। और आज तीसरे दिन फिर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आज की कार्रवाई बहुत देर से शुरू हुई है, करीब 4 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो कह सकते हैं कि पीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने जिस तरह से सख्त कार्रवाई की बात कही थी, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसने काफी तूल पकड़ा था, तरह तरह के बयान आए थे, उसके बाद से योगी ने भी जिस तरह से संदेश दिया था, उसका प्रशासन अब अमल करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 8 दिन बीत जाने के बाद अभी भी जो सीसीटीवी में विजुअल में शूटर्स दिखे, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी है, या जो भी आरोपी नामजद किए गए हैं अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बीच पीडीए ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हालांकि एक आरोपी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि शूटर्स को लेकर के वो क्रेटा गाड़ी से पहुंचा था, उसको एक तरह से इनकाउंटर में मार गिराया है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाइयां जारी हैं। पीडीए ने तीसरी कार्रवाई की है। हालांकि इसका थोड़ी देर तक विरोध भी आया है, परिवार के कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में जो पुलिस बल थी उन्हें हटाया गया और इस तरह से अब कार्रवाई की जा रही है। और ये आलीशान 2 मंजिला मकान है जो पूरा मिर्ची थाना इलाके में लगता है, उसको गिराया जा रहा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार कार्रवाइयां करके एक सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे माफिया और जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, जिस मास्कुद्दीन के घर पर कार्रवाई हो रही है, इससे पहले जाफर अहमद का मकान गिराया गया, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त हो रही है। शोएब, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से शफीकुर रहमान साहब। शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की सरकार में। बिल्कुल, सवाल भी उठ रहे हैं, सवाल किए भी जा रहे हैं। हाँ। हालांकि ये बात भी सही है कि अधिकारी बहुत सामने आकर के बहुत चीजें साफ नहीं कर रहे, इससे भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन चूंकि पीडीए जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, उसका साफ कहना है कि जो पीडीए के नियम है उसके विपरीत ये मकान बनाए गए थे, इनका नक्शा नहीं पास था और इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल उठ भी रहे हैं और पीडीए अपनी तरफ से कहीं ना कहीं संतुष्ट भी है, कानून के दायरे में वो कार्रवाई की बात कह रहा है। तो ये जरूर है। हालांकि राजनीति वोट के लिए भी की जा रही है। जफर, सदाकत और अब मास्कुद्दीन, आगे किस किस की बारी का इंतजार? और बिल्कुल, अभी अगर पीडीए की बात करें तो 40 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनी है, जिसमें से जो लोग सीधे तौर पर एफआईआर में जिनके नाम है, हाँ। उनके जो संपत्तियां हैं, चल संपत्ति, उनको चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
यूपी विधानसभा में 58 साल बाद शुक्रवार को अदालत लगी। कटघरे में 6 पुलिसकर्मी पेश हुए। विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी इन सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने 1 दिन की सजा सुनाई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। बता दें कि मामला साल 2004 का है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो कि अब मौजूदा समय में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कानपुर में धरने पर बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल बिश्नोई की टांग टूटी थी। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। यूपी विधानसभा में यह अदालत लगी है। 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है और 1 दिन की सजा सुनाई गई है। दिनकर आनंद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनकर, करीब 55-58 साल बाद विधानसभा में ये अदालत लगी, विधानसभा अध्यक्ष की कोर्ट, और 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा। दरअसल पूरा मामला कहते एक बार विस्तार से होता है दिनकर। दिनकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिनकर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। दरअसल 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा सुनाई गई है। साल 2004 का ये पूरा मामला है, जब ये पूरा मामला घटित हुआ था, और इसमें बिजली काटे जाने को लेकर, दरअसल 2004 का मामला जब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना धरने पर बैठे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल बिश्नोई की टांग टूटी थी। और उसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। दिनकर आनंद एक बार फिर से हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, 58 साल बाद पहली बार ये अदालत लगी है विधानसभा अध्यक्ष की, और 6 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए 1 दिन की सजा विधानसभा में बनी सेल में उन्हें रहना पड़ेगा। क्या जानकारी फिलहाल? जी शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि विधानसभा में अदालत लगती है। इससे पहले 58 साल पहले 1964 में यह अदालत लगी थी और जिसमें फैसला हुआ था। बता दें कि अब के जनरेशन के जो भी युवा हो या फिर जो भी हो, उनको ये देखने का मंजर मिला है। आपको बता दें कि जब ये सज़ा सुनाने का ऐलान किया गया, उस वक्त सारे सदन में मौजूद विधायकों से पूछा गया कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। उस दौरान अखिलेश यादव ने सदन से बाहर जाकर कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सजा के ऐलान के बाद जब ससील बिश्नोई जिनको पीटा गया था, उनके बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि यह एक दंडित करने का प्रक्रिया है, चाहे वह सजा कितनी भी छोटी हो, सजा मिलनी चाहिए। इससे सदन, विधायक और विधायिका के कानून को अच्छे से पालन होगा। वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद जो 6 पुलिसकर्मी थे, सीओ समेत, उनको मार्शल लॉकअप में ले गए और उनको रात के 12 बजे तक लॉकअप में रहना पड़ेगा। शिवम, देखिए, ये वही 6 पुलिसकर्मी है जब 2004 में जब ये घटना घटी बिजली कटौती के विरोध में कानपुर में, जिन्हें लॉकअप में रखा गया है आज 12 बजे तक। जी, ये वही है जब उस वक्त सतीश महाना, जो कि अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस वक्त जब बिजली कटौती को लेकर और ससील बिश्नोई लेकर प्रदर्शन करे थे, उस दौरान इन्होंने मारपीट की थी। अब इस सजा के बाद एक मैसेज ये भी जाएगा, जो पुलिस की तानाशाही देखने को मिलती है कि चाहे वो सदन में हो या फिर बाहर हो, मार्शलों से लड़ जाना या फिर विधायकों से लड़ जाना, मारपीट करना, ये एक मैसेज जाता है कि पुलिस, यानी कि एक सख्त संदेश, एक साफ संदेश देने की कोशिश कि पुलिस ही क्यों ना हो, अगर कानून का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। योगी राज है। बहुत शुक्रिया आपका दिनकर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे से संबंधित मामले में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि धारा 15 के अनुसार महापौर अपने पद पर बने रहने के हकदार हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। चुनाव तक पुराने मेयर को पद पर रखने की मांग की गई है। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव का दरअसल पूरा मामला है, और पूरा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ये नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में कहा गया है कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक मेयर अपने पद पर रखने की मांग की गई है। नितिन चौधरी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। नितिन, दरअसल खबर क्या है पूरी एक बार विस्तार से बताइए।
जी देखिए शिवम, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी को कोड लागू करने को लेकर ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो मेयर चुनाव होने थे उसकी जो अपील थी तो उसको स्थानीय जो नियम वाली जो कानून है उस पर जो है धारा 15 के मुताबिक अपने पद पर बना रहने की जो बातें यहाँ पर करी गई हैं, तो कि जो मेयर्स हैं उनके जो चुनाव कराए जाने थे निकाय चुनाव को देखते हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो धारा 15 के मुताबिक जो है उनको जो अपने पदों पर रहने जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ा ने जो है कहा है कि हम पहले भी इसमें दाखिल याचिका कर सकें, उसको निर्देश दे चुके हैं, लेकिन आपने धारा जो है 15 के तहत अपना कार्यकाल पूरा करने की राहत जो चाहते हैं कि जिस तरीके जो पुराने जो मेयर्स हैं जो जिसमें जो चुनावों को स्थानीय निकाय चुनाव होने तो उसमें जो निकाय हैं कि चुनावों पे जो पहले से जमे हुए मेयर्स उनको कहा गया कि जो पुराने मेयर्स हैं उनको काम करने का जो है इस तरीके से जो करा जाए, लेकिन कोर्ट के नोटिस ने जारी करते हुए उन्हें 3 हफ्ते की जो सुनवाई है उसे टाल दी गई है। जी यानी कि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते, जो जिन जिन शहरों में नगर निगमों में जो पुराने मेयर थे वो मेयर बरकरार रहेंगे अपने पद पर और कार्यभार संभालेंगे, देखते रहेंगे। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो पुराने मेयर्स हैं जो निकाय चुनाव जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन उसको जो है उन्होंने मांग की है कि जब तक मेयर चुनाव नहीं हो रहे जो मेयर पुराने हैं उन्हें अपने पद पे रहने दिया जाए और उस पर जो काम कर रहे हैं अभी तक फिलहाल के लिए मेयर जो काम कर रहे हैं उसमें जो काम करने दिया जाए। लेकिन उसके बाद ही जैसे कोर्ट ने जो सुनवाई की गई थी उसमें जो है ओबीसी कोटा को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही थी कि ओबीसी कोटा कोटा जो है मिलना चाहिए स्थानीय निकाय चुनावों में लिखते होते, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस तरीके से धारा 15 के तहत इसमें जो कार्य कर रहे हैं उन्हें जो कार्य रोकने की जो बात की गई है उसमें साफ कहा है कि उससे पहले कि इसमें काफ़ी और भी सबूतें हैं, लेकिन उसी के बाद जब धारा 15 की बात की जाए तो धारा 15 में जो है उन्होंने यही कहा है कि जो काउंसलिंग वकील ने कहा है कि हमारे पास इसके अलावा कोई मजबूत दलीलें नहीं है जिसके आधार पर हम निर्विरोध काम करने के जो अवसर मिले चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते की जो सुनवाई है उसे टालने की जो बात यहाँ पर करी है। जी यानी कि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी कि मेयर अपने पद पर बरकरार रहेंगे निकाय चुनाव तक कि नहीं रहेंगे, अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 3 हफ्ते का जो समय यहाँ पर मांगा गया था तो लेकिन अभी फिलहाल के जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया गया, लेकिन उस पर यही कहा गया कि अभी 3 हफ्ते तक जो सुनवाई नहीं होती, लेकिन जो पुराने मेयर्स है वो अपने पद पे जो है बने रहने चाहिए। लेकिन उसी को देखते हुए जब मेयर्स की जो बात यहाँ पर कही जाए कि नगर निकाय जो चुनाव होने पाया उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलें रखी गई थी, लेकिन उसमें यही कहा है कि 3 हफ्ते तक का जो समय मांगा था उस समय को जो है टाल दिया गया कि 3 हफ्ते बाद इस पर जो दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जो मेयर्स हैं जो बने हुए मेयर अभी अपने पदों पर मेयर्स हैं उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल उन लोगों को काम करने दिया जाए, लेकिन उसके बाद जब 3 हफ्ते बाद इसकी जो सुनवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पौड़ी लोकसभा के 12 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की है और इस दौरान सभी विधायक यहां पर मौजूद रहे। विधायकों ने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ये रूटीन बैठक है जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। तो पौड़ी के 12 विधानसभाओं की समीक्षा ली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने इस समीक्षा बैठक की और समीक्षा के दौरान विधायक मौजूद रहे, तमाम दिशा निर्देश दिए गए। 12 विधानसभा क्षेत्रों की यह समीक्षा बैठक रही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान ली है और तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी विधायकों को दिए गए, अधिकारियों को दिए गए। विकास से संबंधित यह समीक्षा बैठक थी कि आखिरकार क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से विकास की रफ्तार को और ज़्यादा गति मिले और ज़्यादा बल मिले, किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में ली। अभय केंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ देहरादून से। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, पौड़ी में 12 विधानसभा क्षेत्रों की ये समीक्षा बैठक का है, एक तरह से ये ली है विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्या जानकारी? पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में पौड़ी लोकसभा के जो 12 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी आज यहाँ पर बैठक की है, जिसमें सीधे तौर पर विधायक मौजूद है और शासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, विधायक मौजूद है। विधायकों के ही सामने जो क्षेत्र की जनता की जो समस्या थी उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई। अधिकारियों से उन सब चीज़ों के बाबत यहाँ पर पूछा गया और कोशिश की गई कि उस जो जनता की समस्याएं थी उनका जल्द से जल्द निराकरण यहाँ पर निकाला जा सके, उसका समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में समुचित विकास की जो बात करते हैं उस समुचित विकास को धरातल पर उतारने का
प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जनपदों के दौरे पर थे, उस दौरान वो रात्रि प्रवास जनपदों में करते थे ताकि स्थानीय जनता से बातचीत हो सके, जो फीडबैक वहाँ पर विकास की योजनाओं का लिया जा सके। और अब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि एक बार फिर मंत्री और विधायकों से ई चौपाल लगाने का जो पूर्व में जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, उस चौपाल को पुनः आगे भी जारी रखने की मांग यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि चौपाल लगाने का काम मंत्री विधायक यहाँ पर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जनता है उसकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर निकल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कोशिश यहाँ पर की है और इससे पहले समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, उनकी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी समुचित विकास के लिए समुचित क्षेत्रों में जो विकास की जो योजना उनका धरातल पर उतारना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए विधायकों और अधिकारियों के बीच में जो सामंजस्य की जो अक्सर कमी देखने को मिलती है, वो ऐसी ही बैठकों के माध्यम से उन सभी सामंजस्यों को बिठाने का काम किया जाता है। जहां पर शासन की जो दिक्कत है उस दिक्कतों को सीधे तौर पर विधायकों के सामने रखने का काम किया जाता है ताकि वो अपनी मांग के अनुरूप वहां पर जनता से और जो विकास की जो परियोजना है उसको रखने का काम वहां पर करें। तो सभी विधायकों ने आज भी मुख्यमंत्री के सामने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया, जो उनकी मुख्य मांगे थी उन मुख्य मांगों को बताने का काम किया ताकि सरकार उस दिशा में काम करे और क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। जी, यानी कि किसी भी तरह से व्यवधान न बने उत्तराखंड के विकास में, और इसको लेकर तमाम निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को दिए। इस दौरान विधायकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे क्या? अब है बिल्कुल, शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, यानी चाहे पेयजल विभाग के अधिकारी हों, सिंचाई विभाग के अधिकारी हों, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हों या कृषि विभाग के अधिकारी हो, वो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ज़्यादातर विधायकों की जो समस्याएं थी वो बिजली पानी सड़क से जुड़ी हुई समस्या थी और पहाड़ों पर इन्हीं सब समस्याओं का ये कह सकता है कि निदान क्षेत्र की जनता चाहती है। और आज विधायकों ने भी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर अपनी मांगे यहाँ पर रखी। जो दिक्कतें सड़कों को लेकर आ रही थी उन दिक्कतों को मुख्यमंत्री के सामने काम किया ताकि मुख्यमंत्री उस पर दिशा निर्देश के। मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों की बात को सुना गया, अधिकारियों से जवाब तलब यहाँ पर किया गया और इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि वो ज़्यादातर तहसील या ब्लॉक स्तर पर जाने का वो काम करें ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, ताकि क्षेत्र की जनता से सीधा कनेक्ट हो सके और जो वहाँ की जो समस्याएं उन समस्याओं का वहीं पर स्थलीय निरीक्षण करके उन समस्याओं का निराकरण वहाँ पर करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले वार्षिक बजट से 15% ज्यादा है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन के बाहर चले गए और वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा। बजट में सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिली तो अगले 6 माह तक बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने बजट पेश किया है और बजट में कई महत्वपूर्ण बड़े ऐलान, बड़े फैसले किए गए हैं। बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की बात भी कही गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात की गई है। बेरोजगार को हर महीने 1000 रुपये भत्ते के तौर पर दिए जाने की बात कही है। ये बजट पेश किया गया झारखंड की विधानसभा में और इस बजट को लेकर हेमंत सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ये बजट वाकई में युवाओं के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए कारगर साबित होगा। क्या ये बजट झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो पाता है या नहीं? क्योंकि सरकार का यही मानना है कि जो बजट है वो झारखंड में विकास के पंख लगाएगा। झारखंड उन्नत झारखंड बनेगा, उन्नत प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा झारखंड, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बजट झारखंड में आज पेश किया गया। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, आज हेमंत सरकार का बजट पेश हो गया है, कैसा रहा बजट? क्या कुछ खास इस बजट में?
देखिए, दो तीन बातें जिक्र करने के लायक दिखाई पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि जो पिछला वित्तीय वर्ष हुआ था, उससे लगभग 15% अधिक बजट की राशि लाई गई है और लगभग 1,16,000 करोड़ का बजट होगा और कहीं न कहीं इस बजट को लेकर तमाम लोग आशान्वित नजर आ रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग। लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खास करके क्योंकि पिछले 3 साल की जो सरकार चल रही थी, उस दौरान जिस तरीके की बातें हो रही थी और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, वैसे में बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह के बजट लाने के बाद से अगर सरकार राज्य के विकास को लेकर बातचीत नहीं कर पाती हाँ। है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा हाँ। और इस बजट की राशि को दूसरे फंड में डायवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राज्य का ये बजट आने वाले समय के लिए राज्य के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन राकेश, कितनी बड़ी राहत कहें उन बेरोजगार युवकों के लिए जिनके लिए सरकार ने ऐलान किया है कि बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जाएगा हर महीने, 1,000 रुपए भत्ता हर महीने बेरोजगारों को। देखिए, ये पुरानी बात थी, खास करके जब चुनावी चल रहे थे, चुनावी घोषणा जिस समय किया जा रहा था जेएमएम कांग्रेस और बाकी लोगों को लेकर के, तो उस समय इस बात का जिक्र किया गया था कि राज्य में बेरोजगारों को लेकर आगे राज्य सरकार बेहतर पहल करेगी। और सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात, तो कई मंच पे इस बात का जिक्र किया गया था। तो इस बार कहीं न कहीं बजट में इस राशि का प्रावधान किए जाने की बात आई है, तो इसका फायदा राज्य के बेरोजगारों को जरूर मिलेगा। लेकिन आज भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।